देवर को औरतें 0 मीटर कहती थी। जिस औरत की शादी को कुछ अरसा गुजर जाता वो भागी भागी देवर के पास जाती, देवर उसे 0 मीटर कर देता। मेरी शादी को भी 12 साल गुजर चुके थे। एक रोज़ नकाब से चेहरा छुपाया और देवर के पास चली गई। बोला, भाई मुझे 0 मीटर कर दो। मेरे होश उड़ गए जब देवर मेरी शादी को 10 साल हुए थे कि सास ससुर इंतकाल कर गए। उसके बाद बंटवारे का ऐसा शोर हुआ कि सब भाई अलग अलग हो गए। मेरे मियाँ ने भी एक छोटा सा मकान एक आम से मोहल्ले में ख़रीद लिया, बाकी का पैसा कारोबार में लगा लिया। लेकिन शोहर का काम बस इतना ही था कि महीने का गुजर बसर अच्छा हो जाता, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अय्याशी नाम की कोई चीज़ ना थी। मैं भूख फूंक फूंक कर पैसे खर्च करती थी। इन्हें दिनों मुझे अपने मोहल्लेदारों से ये पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई दुकान खुली है जहाँ एक ऐसा शख्स बैठता है जो हर फन मौला है, औरतों को 0 मीटर कर देता है। मेरे लिए ये बात बड़ी ही चौंका देने वाली थी। भला ऐसे भी औरतों के साथ क्या करता था जो 0 मीटर हो जाती थी। मैंने अपने मोहल्लेदार के मुंह से 0 मीटर का लफ्ज़ सुना तो हंसने लगी। ये कैसा लफ्ज़ था 0 मीटर, और भला औरतों को कोई कैसे 0 मीटर कर सकता था। मैंने कहा, औरत ना हुई कोई मशीन हो गई जैसे वो 0 मीटर कर दे। कहने लगी, एक बार उसे मिलोगी तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। वो औरत का इस्तेमाल भी एक मशीन ही की तरह करता है। हर वक्त उसकी दुकान पर औरतों का तंद बना रहता है और बहुत सी औरतें मशीन की तरह उसके आसपास मौजूद भी रहती हैं। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी क्योंकि वो मुझे बता चुकी थी कि वो शख्स पैसे लाखों में लेता है और मैं ठहरी गरीब सी बंदी यहाँ हफ्ते में एक से दूसरी दफ़ा मुर्गी का सालन बना लेती तो मियाँ खा जाने वाली नज़रों से देखता था। इस रोज़ तो बेइज्जती के साथ साथ गालम गलोच भी सुन लिया करती। शौहर खाने के साथ साथ नींद भी हराम कर दिया करता था। कभी शौहर से 1000 का जोड़ा लेने को कहती तो मुझसे कहता, बैंक में टकेटी मार के ले आता हूँ, लोगों के पर्स चोरी करता हूँ, फिर ला दूंगा तुम्हें हज़ारों रुपए का जोड़ा। बेगम यहाँ तो हलाल की खा लो और आखिरत सवार लो, वरना तो चोरी चकारी और बेईमानी से ही पैसा लाखों में मिलता है। बहरहाल मुझे मियाँ से लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं सुनना था, इसलिए फ़ौरन चुप हो जाती थी। मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था, बाकायदगी से मौलाना का दरस भी सुनता था। मजाल है कि ज़रा सी भी हेरा फेरी अपने कारोबार में करने का सोचे भी। और फिर हमारे माशरे में ऐसे लोगों की तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा साधा चलने वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। उंगली भी टेढ़ी करो तो घी बाहर आता है। लेकिन यह बात मेरे शौहर को कौन समझाता। 10 साल गुजर गए थे मुझे इस शख्स के साथ, लेकिन इस बात पर कभी हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं कहती कि थोड़ा बहुत होशियारी से बोलकर माल आगे पीछे करिया करो, तुम्हारा खुद का ही मुनाफा होगा। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी ना सुनी थी। हमेशा सच बोलकर माल बेचता था और कम नफ़ा ही जेब में आता था। और इस पर सितम यह कि असल रकम को हाथ भी लगाने नहीं देता। इस पर ही मेरा घर चलता था। रूखी सूखी दालचीनी जो नसीब में होता वो बन जाता था। कई बार सोचा कि जोड़ तोड़ करके कुछ पैसे जमा करूं, अपने जहेज़ के फर्नीचर को पॉलिशी करवा लूं, मगर कहाँ जी, यहाँ तो बच्चों की फ़ीस मुश्किल से दी जाती थी। मेरे 2 ही बच्चे थे, बेटा और एक बेटी। उनके अखराजात ही पूरे नहीं होते थे। इस पर एक ईमानदार शौहर मेरे पल्ले पड़ गया था जो मेरी बात सुनता ही नहीं था। जिस हिसाब से बिजली के बिल बढ़ रहे थे, हमारे घर की लाइटें उसी हिसाब से बंद होने लगी थी। शौहर दिन भर बस एक ही पंखा चलाओ और एक ही बत्ती काफ़ी है की रट हुआ करती थी। महल्ले वालों ने अपने घरों में कुंडे लगाए हुए थे, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और कोई पूछने वाला ना था। एक बार मैं पड़ोसन के घर गई तो वो बच्चों समेत अपने कमरे में थी। मैं भी उसके कमरे में चली गई तो एसी चल रहा था। उसकी जून की गर्मी मैं अपने लावा उगलते हुए किचन से बाहर निकलकर पड़ोसन के घर से टमाटर उधार लेने आई थी। हम अक्सर आपस में ऐसी आम घरेलू अशिया इस्तेमाल की चीज़ें लेते रहते थे, लेकिन इसके कमरे में आते ही मेरी तबीयत बाग बाग हो गई थी। हालांकि जो काम मेरा मियाँ करता था, इत्तेफाक से पड़ोसन का मियाँ भी वही काम करता था, लेकिन उसके ठाठ ही अलग थे। कहने लगी कि अभी कल ही एसी लगवाया है और एसी की तार डायरेक्ट बिजली की तार से फिक्स करवाई है, इसलिए बिल नहीं आता। ये सुनकर मैंने ठंडी आह भरी। एक मेरा मियाँ था कि 2 पंखे भी चलाने नहीं देता था। आधी रात मच्छर मारने में गुजर जाती थी और आधी पसीना पोंछने में। इतनी गर्मी थी कि पंखा भी आग बरसाता हुआ महसूस होता था। पहले पड़ोसन की बात शौहर को बताई तो शौहर माथे पर गुड़ी डाले मुझे देखने लगा और फिर तेवड़ी चढ़ाकर कहने लगा, तुम ये सोच रही हो कि मैं भी ऐसी बिजली चोरी करके तुम्हें एसी लगवा दूंगा, तो अपना दिमाग इस तरह से साफ कर लो। मैं कभी भी ऐसी बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम्हें आज तक तुम्हारी ईमानदारी से मिला क्या है? सब भाइयों को बराबर के हिस्से मिले थे और देखो तो तुम्हारे बड़े भाई का घर हमारे घर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। छोटा तो वैसे ही सुना है लाखों में खेल रहा है, ना जाने क्या काम करता है, लेकिन
देवरानी के ठाट बाट देख लो तुम, मगर लगता है कि सारा ईमान तुम पर उतरा है। सारी शरीयत पे अमल करना तुम पर ही फ़र्ज़ है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं तंगी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। रात दिन घर के सारे कामों में पड़ी रहती थी। कोई मुलाजमा नहीं थी जो मेरी मदद करती। एक रात की नींद थी जो मच्छर और गर्मी की नज़र हो जाती थी। मैं रोने लगी तो शौहर भी खामोश हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं रो दूँ, कुछ भी करूँ, मेरे शौहर के सर जो ईमानदारी का बुखार चढ़ा है वो कभी नहीं उतरेगा। अगले रोज़ मोहल्ले की एक औरत ने मोहल्ले भर की ख़वातीन को दावत पर बुलाया और मुझसे भी कह दिया कि मैं लाजमी उसके घर जाऊं। मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे, जो थे 10 साल पुराने जहेज़ के जोड़े ही थे। मुझे ना तो दावत से गर्ज थी ना ही उसकी दावत। हाँ, लेकिन मुझे अच्छे खाने से बहुत मरगूब थे। अरसा गुजर गया था बिरयानी खाए हुए। मैंने बहरहाल जैसे तैसे साफ़ सुथरे कपड़े निकाले, तैयार हुई और उस औरत के घर चली गई। लेकिन उसे देखकर तो मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। वाकई ही 0 मीटर किससे कहते हैं। मैंने उसके घर जाकर देखा था, मेरी आंखें चांदिया गई थीं। ये सब देखकर मेरा ही नहीं, वहाँ पर आई हर औरत का यही हाल था। जब उस औरत से ऐसे ठाट बाट का राज पूछा तो कहने लगी, वही जो औरतों को 0 मीटर कर देता है, मैं तो उसके पास ही गई थी। ये सुनकर तो जितनी भी औरतें थीं सभी उस शख्स पर गर्विदा हो चुकी थी, और सच पूछे तो दिल ही दिल में मैं भी उसे दाद दे कर रह गई थी। क्या कमाल का बंदा था। मैं सोच रही थी कि अगर एक बार मैं इसके पास चली जाऊं तो मैं भी शायद इस औरत से ज़्यादा ठाट बाट रखूंगी। बहरहाल मैं जिस नीयत से गई थी, उस औरत और उसके ठाट बाट देखकर खाना तक भूल गई थी। वापस आई तो मेरे साहब पर वो शख्स सवार था। बस बात तय कर चुकी थी कि मुझे इससे मिलना था, इसलिए मैंने खुद ही अपनी कमर को कस लिया। मैंने ये कहा कि अपने हालात के पेश नज़र बिरयानी बनाकर बेचनी शुरू कर दी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिरयानी मशहूर होने लगी। मैं बिरयानी बनाकर डब्बों में डाल देती। मेरा बेटा घर के करीबी बाज़ार में ले जाकर बेच देता और इन पैसों को मैं जमा करके रखती, क्योंकि मुझे भी उस शख्स के 0 मीटर होना था जिसकी धूम हमारे महल्ले की औरतों में मची हुई थी। वो औरतों को 0 मीटर कर देता था। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता शायद अब तक शौहर की कमाई पर ही सब्र शुक्र करके बैठी होती। लेकिन अब मैंने दिल में ठान ली थी कि दिन रात मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी और फिर 0 मीटर हो जाऊंगी। इसलिए पहले तो मैं रोज़ 5 किलो बिरयानी बनाती और पैसे संभाल लेती थी। बाकी की बची कच्ची बिरयानी बच्चों को खाकर खुश हो जाते। फिर मेरे दिल में लालच आया और फिर मेरा मकसद भी था। मैंने 5 की बजाय 10 किलो की बिरयानी बनाई और डब्बों में भरकर बेटे को दे दी। मेरे पास इन डबल पैसे आए थे और मैं बेहद खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिरयानी की मकदार बढ़ने लगी थी और मैं थकने भी लगी थी। मेरा आधा दिन घर के कामों में गुजर जाता और बाकी का किचन में। चेहरे की सारी रौनक और खूबसूरती किचन की नज़र हो चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। काम कर करके मैं नडाल होने लगी थी, लेकिन मेरा मकसद जो था मुझे हर हाल में पूरा करना था। इसलिए हर रोज़ एक नए अज़म के साथ उठती और अपने काम पर लग जाती। एक बार मेरी एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि 0 मीटर वाले ने नई ऑफ़र लगाई है। 2 महीने तक जो भी औरत उसके पास 0 मीटर होने आएगी वो उसे ख़ास डिस्काउंट देगा। यह सुनना था कि मेरी आंखें चमक गई थी। पिछले 2 माह से मैं काफ़ी पैसे जोड़ चुकी थी। मैंने कहा, कितना डिस्काउंट है? कहने लगी 50%। सुनकर तो मेरे मुंह में पानी भर आया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे कुछ कम थे। मैंने सोचा अभी 2 महीने की ऑफ़र है, 1 महीने में और पैसे कमा लूँगी। अब तो जहाँ एक बिरयानी बनाती थी मैंने 3-3 वक्त बनानी शुरू कर दी। मेरा बेटा भी मुझे कहने लगा, अम्मा बस कर दो, मैं स्कूल से आता हूँ तो मेरी जो ड्यूटी शुरू होती है मगरिब हो जाती है। कहा, बेटा अमर महीने की मशक्क़त बर्दाश्त कर ले, फिर तो तेरी माँ 0 मीटर हो जाएगी, मेरी जान को भी सुकून आ जाएगा। बेटा मुझे ताज्जुब से देखता और साथ ही मुस्कुराने लगता था। मेरी इस बात पर अब मुस्कुराते हुए कहने लगा, जाने भी दो अम्मा, अब इस उम्र में तुम 0 मीटर बन के क्या करोगी? और वो शख्स भी वैसे ही ढोंगी लगता है, औरतों को ऐसे ही बातों से बेवकूफ़ बनाता है और औरतें बेवकूफ़ बनती चली आ रही हैं। बेटे की बात सुनी तो मेरे माथे पर तेरी चढ़ आई। मैं उसके कान को मरोड़ कर कहने लगी, दत तेरी की, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकता। माशरे में इसी औरत की इज्जत होती है जो 0 मीटर होती है, और तुम अपनी माँ के साथ ऐसी ही बातें कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जो कह रही हूँ वो करो। बेटा अपना कान मसलता बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया और जाते हुए कहने लगा, मैं बताता हूँ अब्बू को कि तुम किन चक्करों में पड़ चुकी हो। मगर उससे पहले ही मैंने अपना चप्पल उतार कर बेटे को मार दिया था। वह हड़बड़ाता हुआ घर से चला गया। उस रोज़ मुझे 3 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था और मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 1 माह तक मैं दिन रात मेहनत करती रही।
میری بریانی کا ذائقہ تو لوگوں کو کافی پسند آنے لگا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہو چکے تھے جن کو میں نے ہاتھ میں نہ لگانے دیا۔ آخر کا میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں ان سے 0 میٹر کروا سکتی تھی۔ میں نے وہ سارے پیسے لیے اور ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تاکہ اس شخص کے پاس جا کر 0 میٹر ہو سکوں۔ میں نے پڑوس کی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی دکان پر جانے لگی۔ دل میں خوف تھا کہ شوہر نے بھانپ لیا تو نہ جانے کیا کہے گا، مگر چلتی ہوئی عورت کے ساتھ جب اس دکان تک پہنچی تو میری آنکھیں چند دیر رہ گئی۔ وہ دکان تو بڑی خوبصورت تھی۔ اندر داخل ہوئی تو عورتوں کی قطار بندھی ہوئی تھی۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازمین بھی عورتیں ہی تھیں۔ نہ جانے ایسا کیا راز تھا جو شخص کے پاس عورتوں کے ہجوم تھے۔ میں خوشی خوشی دکان میں داخل ہو گئی۔ ہر عورت اس کمرے میں جاتی، وہاں پر ایک کانچ کی کھڑکی بھی موجود تھی جو وہیں میں نے اس کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو میرا دیور بیٹھا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میری آنکھیں پٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 0 میٹر کرنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھر آ کر ہانپنے لگی۔ بچے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ بیٹا کہنے لگا، اماں 0 میٹر ہو کر آ گئی ہو۔ میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی میرا دیور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور میری دیورانی تو کسی سے مزاج نہیں ملتے تھے۔ مجھے تو آج پتہ چلا تھا کہ میرا دیور یہ کام کرتا ہے، لیکن مجھے ہر حال میں 0 میٹر ہونا تھا۔ فوراً پیسے لیے اور اگلے روز ایک بار پھر دیور کی دکان پر پہنچی۔ میں نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، بڑا برقع لے کر چہرہ ڈھانپ کر رکھا تھا تاکہ میرا دیور میرا چہرہ نہ پہچان سکے۔ جو ہی میرا نمبر آیا میں اندر گئی تو دیور مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بتائے آپ نے کیا چیز 0 میٹر کرانی ہے؟ مجھے ہچکچاہٹ آنے لگی اور بولی کہ مجھے اپنے پورے گھر کو 0 میٹر کروانا ہے۔ اگر آپ کر سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کو کچھ ایسے مشورے دوں گا اور پھر اپنے ماتحت لوگوں کو بھیجوں گا، وہ آپ کا گھر بالکل 0 میٹر کر دیں گے۔ میں خوش ہو گئی تو یہ سوچ رہی تھی کہ دیور پہچان نہ سکا میں اس کی بھابی ہوں، جبکہ وہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ جب مجھ سے پیسے مانگے تو میرے ہوش اٹھ گئے، کیونکہ میں پورے گھر کا 0 میٹر کروا رہی تھی اور انہوں نے صرف ایک چیز پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے 2 گنے پیسے مانگے میں بخلا گئی۔ کہنے لگی، ایسا مت کریں، میں نے بریانی بیچ کر پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیور اندر سے بولا کہ ان کا 50% میں ہی 0 میٹر کر دو، تو وہ لوگ بھی مان گئے۔ میں خوش تھی۔ اس روز گھر آئی تو ابھی بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی دیور کھڑا تھا۔ دیور کا چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور اسی کے ساتھ اس کے کام کرنے والے ملازم داخل ہوئے۔ دیور میرا چہرہ دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا، بھابھی اگر آپ کو گھر 0 میٹر کرانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی، میں مفت میں کر دیتا۔ آپ کو بھلا یہ پیسے جوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تم ہی ہو جو عورتوں کے گھر 0 میٹر کرتے ہو۔ مجھے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو عورتوں کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ میرا دیور تھا جو گھر ریونیشن کا کام کرتا تھا۔ وہ پرانے سے پرانا گھر بھی اس قدر خوبصورت کر دیتا تھا کہ کوئی جان ہی نہیں پاتا تھا۔ پردوں کی ڈیکوریشن ہو یا واک ڈور ہو، کسی بھی طرح کی خوبصورتی کرنی ہو، وہ لوگ سیدھا میرے دیور سے آ کر مشورہ لیتے اور میرا دیور انہیں لاکھوں روپے لے کر کام کر دیتا۔ میں نے ساری رد سنائی تو گہری سانس لے کر کہنے لگا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھائی صاحب اس قدر بولے بھی ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں چیزوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے، وہ بلا وجہ لوگوں سے بیوقوف بن کر ہی چیزیں بیچ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس دن دیور نے میرے شوہر سے بات کی اور اسے موبائل انٹرنیٹ کے بارے میں سب سمجھایا، چیزوں کی مارکیٹ ریٹ اور لین دین کے بارے میں بتایا، جسے سمجھنے میں شوہر کی دیر لگی، مگر وہ سمجھ گئے اور اچھی کمائی بھی ملنے لگی۔ دیور نے ہماری مالی امداد بھی کی تھی اور مفت میں ہمارے گھر کو بالکل نیا کر دیا تھا۔ میں خوش تھی۔ وہی میری بریانی کچھ روز مارکیٹ نہ گئی تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ میں نے وہی ترکیب ساری اپنے شوہر کو بتائی اور شوہر نے ایک ملازم کو چھوٹی سی دکان بھی کھول دی، جس سے ہمیں اتنا منافع ہوا کہ ہم بھی باقیوں کی طرح اچھا کمانے اور کھانے لگے تھے۔